Good morning, students. I'm your teacher, Hemlata with you, and I am taking your class of biotechnology. This is a new chapter in the unit second, that is plant tissue culture. So, this plant tissue culture and its application. So, plant tissue culture is very interesting chapter because we know that although the plants have grown from their seed, mostly the plants are either grown by their flowers, their seeds, their vegetative parts, but some plants are also there which can grow with the help of plant tissue culture in the laboratory. So, plant cell culture is based on a unique property of the cell, that is totipotency, which may be defined as the ability of a plant cell to regenerate to a whole plant on a defined artificial nutrient medium under the suitable physical conditions in the laboratory. So, if we are growing the plant and then the plant is grown in the laboratory because of its ability, प्लांट सेल्स में एक एबिलिटी होती है टोटियोपेटेंसी की, उसकी वजह से हम प्लांट के किसी भी पार्ट से पूरा प्लांट लेबोरेटरी में ग्रो कर सकते हैं। और इसी से ही लेबोरेटरी में जब प्लांट ग्रो हुए तो उन्हीं को प्लांट टिश्यू कल्चर कहा गया। इनफैक्ट जो स्वान था वो पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने अटेंशन इस तरफ डाला कि सिंगल सेल के अंदर भी कैपेसिटी होती है ग्रो करने की और डिवाइड करने की, सेल्फ रेगुलेट करने की, और रेगुलेटरी फैशन में अगर वो ग्रो करता है। सिंगल सेल भी टोटियोपोटेंट होता है प्लांट का, मतलब उसमें टोटल पोटेंसी होती है कि वो पूरा प्लांट बना सकता है। दिस वाज स्टेटेड इन द फेमस सेल थ्योरी व्हिच वाज प्रपोज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी बाय शिल्डन एंड स्वान। और ये बताया भी गया कि सारे सेल थ्योरी का पॉइंट क्या कहता है कि सारे नए सेल पुराने सेल से आते हैं। गॉटलिब हेबरलैंड, जिनको फादर कहा जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर का, उन्होंने अटेम्प्ट किया सबसे पहला 1902 में कल्टीवेट करने के लिए मैकेनिकली आइसोलेटेड प्लांट लीफ को सिंपल न्यूट्रिएंट मीडियम में वो ग्रो करा रहे थे। पर वो ही हैज मेड सेवरल प्रेडिक्शन, उन्होंने बहुत सारे प्रेडिक्शन किए कि किस तरह से ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट होगी और एम्ब्रियो सैक का फ्लूइड यूज करेंगे, द कल्टीवेशन ऑफ आर्टिफिशियल एम्ब्रियो। उसको डेमोन्स्ट्रेट किया उसने लेट रिसर्चर्स को। एंड इन द फर्स्ट फेज ड्यूरिंग द पीरियड 1900 to 1930 attempts were made by several scientists to culture the isolated plant organs such as root, shoot apexes, organ culture. So ये जो साइंस है प्लांट टिश्यू कल्चर की, ये कोई बहुत पुरानी साइंस नहीं है। 1902 से 1930s तक अटेम्प्ट मेड हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने कल्चर करके देखा प्लांट्स को आइसोलेटेड पार्ट्स से, ऑर्गन कल्चर इसे कहा गया। सेकेंड फेज में 1940 से जब शुरू हुआ 1970 तक एक्सटेंसिव स्टडी हुई और देखा गया, डेवलप किया गया, सूटेबल मीडिया बनाया गया एक जो कल्चर के लिए यूज हो सकता है, टिश्यू कल्चर के लिए, एम्ब्रियो कल्चर के लिए, एंथर कल्चर के लिए, पॉलन ग्रेन्स, प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए यूज हो सकता है। और रीअरेंज करने से रीजनरेशन करने के लिए प्लांट के इन विट्रो मॉर्फोजेनेसिस के लिए यूज हो सकता है। फ्रॉम कल्चर टिश्यू ऑल द सेल्स, और ये पूरा सेल टिश्यू से पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, प्लांट बना सकता है। सिंस 1980 a new era has started involving the introduction of foreign gene into the crop plant, क्योंकि 1980s में प्लांट टिश्यू कल्चर प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग भी शुरू हो गई थी। मतलब हम कोई नए जीन्स, फॉरेन जीन्स को क्रॉप प्लांट में डाल सकते थे और सेल टिश्यू कल्चर की सिस्टम से भी ये बहुत आसान हो गया था जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाना। ट्रांसजेनिक क्रॉप जिनको कहा गया था विद इम्प्रूव कैरेक्टरिस्टिक्स विच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसकी वजह से सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई थी। सेल टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, बेसिक टेक्निक, आगे हम ये देख रहे हैं टॉपिक में दिया है कि बेसिक टेक्निक क्या है, कैसे स्टार्ट होता है। तो द होल प्लांट कैन बी रीजनरेटेड वर्चुअली फ्रॉम एनी प्लांट पार्ट रेफर टू एज एक्सप्लांट, सारे प्लांट को रीजनरेट कराया जा सकता है प्लांट के किसी भी एक पार्ट से, और जिसको एक्सप्लांट बोला जा सकता है या सेल्स कहा जा सकता है। बेसिक टेक्निक प्लांट टिश्यू कल्चर की क्या है
It involves the following steps: selection of suitable explants like shoot, leaf, cotyledons, hypocotyle, surface sterilization of the explant and by the disinfectants, example sodium hypochlorite, and then washing the explant with sterile distilled water. Inoculation, transfer of the explant onto the suitable nutrient medium. Shoot regeneration medium, which is sterilized by autoclaving or filter sterilized to avoid. So inoculation करना है मीडियम का, suitable nutrient मीडियम में वो प्लांट डालना है, प्लांट पार्ट, और उसको वो भी स्टेरिलाइज होना चाहिए, न्यूट्रिएंट मीडियम भी, या तो उसे फिल्टर स्टेरिलाइज करो टू अवॉइड माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ताकि कोई माइक्रोब्स ना आए। कल्चर वेसल को भी स्टेराइल करना है, लेमिनार फ्लो कैबिनेट में इनोकुलेशन करना है। ये थर्ड पॉइंट हो गया, क्योंकि लेमिनार एयर फ्लो एक ऐसा मशीन होता है, एक ऐसा चेम्बर होता है जिसमें HEPA फिल्टर्स लगे हुए होते हैं और उनके पोर साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, जो ऐसी एयर को फ्लो कराते हैं चेम्बर में जो बिल्कुल प्योरीफाइड होती है। तो हम जब भी इनोकुलेशन करें तो या ट्रांसफर करें तो हमें लैमिनार एयर फ्लो में करना होता है। फोर्थ, ग्रोइंग द कल्चर इन द ग्रोथ चेम्बर ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर रूम। ग्रो करना है कल्चर को प्लांट टिश्यू कल्चर रूम में। हैविंग द अप्रोप्रिएट फिजिकल कंडीशंस, सारी फिजिकल कंडीशंस उसको मिलनी चाहिए। आर्टिफिशियल लाइट होनी चाहिए, 16 आवर फोटो पीरियड, टेम्परेचर नियरली 26 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 to 60% होनी चाहिए। With point, regeneration of shoots from the cultured plant tissue and their elongation, यानी कि शूट उगेंगी प्लांट टिश्यू कल्चर के वक्त और वो लंबी भी होंगी। रूटिंग ऑफ रीजनरेटेड शूट्स ऑन द रूटिंग मीडियम, तो पहले अगर शूट्स बन चुकी हैं तो अब उसे हम रूटिंग मीडियम पे रखेंगे तो रूट्स भी जनरेट हो जाएंगी। रूटिंग मीडियम पे रखने के बाद ट्रांसफर ऑफ प्लांट्स टू द ट्रांसजेनिक ग्रीन हाउस, फिर हम इन प्लांट्स को ट्रांसजेनिक ग्रीन हाउस में रख लेंगे और फील्ड कंडीशंस में रख लेंगे। फॉलोइंग द एक्लिमेटाइजेशन, टिश्यू हार्डनिंग द रीजनरेटेड प्लांट्स का टिश्यू हार्डनिंग वहाँ हो जाएगा। न्यूट्रिएंट मीडिया, अब न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है? जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा, माइक्रोबियल कल्चर के लिए हमें पर्टिकुलर मीडिया चाहिए होता है, ऐसे ही जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो हमें न्यूट्रिएंट मीडिया चाहिए होता है, जो इन विट्रो कल्चर करने के लिए प्लांट पार्ट्स को जरूरी होता है, जिसमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट डले रहते हैं, सूटेबल फिजिकल कंडीशंस मिलने चाहिए। Unlike the intact plants, which can synthesize their own food and many other essential compounds needed for their growth and development using light, CO2, water and mineral. तो इसमें सारा प्लांट उगाने के लिए, और प्लांट अपने आप क्योंकि खाना बनाते हैं लाइट से, तो उनको जो भी CO2, वाटर, मिनरल रिक्वायर है वो देता है न्यूट्रिएंट मीडिया। द कंपोजिशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर medium can vary depending upon the types of the plant tissues, the cells that are used for the culture. तो यहाँ पर कंपोजिशन प्लांट टिश्यू कल्चर का थोड़ा अलग हो सकता है। इस पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा प्लांट टिश्यू कल्चर कराना है और वो सेल्स जो यूज हो रहे हैं, यानी एक्सप्लांट जो है, उस पर डिपेंड करता है हमें कैसा न्यूट्रिएंट मीडिया बनाना है। The typical plant tissue culture nutrient medium consists of inorganic salt, और generally basic medium में क्या क्या substances होने चाहिए? Inorganic salt होने चाहिए, both micro and macro elements। जो salts हैं, जो micro elements और macro दोनों दे देंगे उसे। दूसरा, कार्बन सोर्स होना चाहिए, यूजली सुक्रोज। तीसरा, विटामिन होने चाहिए, निकोटिनिक एसिड, थायमिन, पैराडॉक्सिन, मायोइनोसिटॉल, ये सब विटामिन होने चाहिए पौधे में। एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स होने चाहिए, अमाइनो एसिड्स भी होनी चाहिए। अमाइनो एसिड जैसे कि आर्जिनिन, ग्रोथ रेगुलेटर जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, अदर कंपाउंड्स लाइक केसीन हाइड्रोलाइजेट, कोकोनट मिल्क, माल्ट एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, टोमेटो जूस एटसेट्रा में भी यूज्ड। यहाँ पे आप देख रहे हो पौधे को किस तरह से
स्टेप्स बता रखे हैं रीजनरेशन के। तो एक्सप्लांट्स को पहले लेबोरेटरी में ग्रो कराने के लिए हमने हमें ऑरेंजेस ग्रो कराने हैं, यहाँ लेमन या ऑरेंजेस का दिखा रखा है। तो हमने एक्सप्लांट लिया, टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हो ग्रोथ कराई उनकी, और कल्चर मीडिया पे भी उनके ग्रोथ कराई। एंड जब वो स्मॉल शूटिंग और उनमें रूटिंग हो गई, उसके बाद हमने उनको ग्रीन हाउस में रख लिया। Citrus plant with fruit seedling raised by germinated citrus seeds on the nutrient medium. Say transfer of epicotyle explant into the shoot regeneration medium. D is the induction of shoot from the explants and elongation of shoots. Rooting of the in vitro shoot regenerated plants in a plot. तो इस तरह से हमने पॉट्स के अंदर एक्सप्लांट्स डेवलप कर लिए। There are two kinds of the media, liquid and the solid media, and in the later case, a gelling agent is also added. Agar, a polysaccharide obtained from a red algae. Gelidium amanaceae is added for solidification of the media. There are several types of media like LSB5 nitric medium, and the choice of the media is dictated by the plant species, variety and plant part. However, the most extensive used nutrient medium is MS medium, which was developed by Murashing and Scooge in 1962. The success of the plant regeneration from the cultured cells in the tissue are largely governed by the composition of the culture medium, the sterilization of the nutrient medium by autoclaving or membrane filter sterilization is utmost important, avoiding microbial contamination. So this is the type of, there are two kinds of the medium, liquid and solid medium. And the later case, solid medium के अंदर रेड एल्गे से लाई हुई अगर यूज होती है, और इसमें तरह तरह के मीडियम और भी नाम दे रखे हैं, LSB5 निटिश मीडियम। चॉइस डिपेंड करती है कि कौन से प्लांट के हम पार्ट्स उगाना चाहते हैं। टाइप्स ऑफ कल्चर, कल्चर का भी ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा एक्सप्लांट हम ग्रो कर रहे हैं। कल्चर के भी टाइप्स होते हैं, जैसे ऑर्गन कल्चर, इट डील्स विद द कल्चर ऑफ आइसोलेटेड ऑर्गन्स like roots under laboratory condition in vitro, and जो भी पार्ट हम ग्रो करा रहे हैं उसी को ही वो ही कल्चर कहलाता है। एक्सप्लांट कल्चर में हम एक्सप्लांट को ग्रो कराते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्लांट वी आर ग्रोइंग इन द टिश्यू कल्चर, दैट द कल्चर इज गिवन द नेम। जैसे हम देख रहे हैं ओवरी ओव्यूल कल्चर, एंथर कल्चर, एंडोस्पर्म कल्चर, ये सब ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा पार्ट हम ग्रो करा रहे हैं उसके बेसिस पे नाम दिए गए हैं। फॉर इंस्टेंस रूट, एंडोस्पर्म, ओवरी ओव्यूल, इस तरह से जो पार्ट उगाते हैं वही कल्चर का कहलाता है। एक्सप्लांट कल्चर, द कल्चर ऑफ द प्लांट पार्ट एक्सप्लांट इज नोन एज एक्सप्लांट कल्चर। अगर प्लांट पार्ट से कल्चर कर रहे हैं एक्सप्लांट कल्चर उसे बोला जाएगा। वो स्टेम का पीस हो सकता है, लीफ का पीस हो सकता है, कॉटलिडन, हाइपोकोटाइल, इनका पार्ट हो सकता है, और इनसे अगर प्लांट उगा रहे हैं तो एक्सप्लांट कल्चर कहा जाता है। The explants can be any part of the plant like piece of stem, leaf, cotyledon, hypocotyle. The explant cultures are generally used to induce callus or plant regeneration. कैलस क्या होता है? कैलस की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर कल्चर में। कैलस कल्चर क्या होता है? कैलस रेफर्स टू द अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द सेल्स which are generally parenchymatous in nature. So एक्सप्लांट से जो अनडिफरेंशिएशन होने के बाद
जो सेल आते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स जो बनते हैं, उसी को कैलस बोलते हैं, जो पैरेन्काइमेटिस नेचर में होते हैं, यानी कि सिंपल टिश्यूज की तरह दिखते हैं। वेराइटी ऑफ प्लांट्स पार्ट कैन बी इंड्यूस्ड टू शो कैलसिंग, बहुत सारे पार्ट से कैलसिंग बन जाती है, हो जाती है। जनरली ऑक्सिन आर एडेड टू कल्चर मीडियम फॉर कैलस इंडक्शन, ऑक्सिन डालने से मीडिया में, ऑक्सिन हार्मोन डालने से मीडिया में कैलसिंग हो जाती है एक्सप्लांट की। और इसका जीनोटाइप बिसाइड्स अदर फैक्टर और नेचर और द सोर्स ऑफ द एक्सप्लांट, ये भी डिपेंड करते हैं कितना क्वांटिटी ऑक्सिन का डालना पड़ेगा। कैलस कल्चर कैन बी मेंटेन्ड फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय रिपीट subculture. Callus cultures are used for plant regeneration, preparation of the single cell suspension and protoplast. कैलस कल्चर को इन चीजों के लिए भी यूज किया जाता है, प्लांट रिजनरेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए, सिंगल सेल सस्पेंशन और प्रोटोप्लास्ट के लिए, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टडीज के लिए कैलस कल्चर को भी यूज किया जाता है। सेल सस्पेंशन कल्चर, सिंगल सेल्स कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईदर कैलस और एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, example leaf, and cultured in the liquid medium. Both mechanical and enzymatic method can be used for isolation of plant cells. Mechanical method involves grinding of the tissues to a fine suspension in a buffered medium, followed by filtration, centrifugation to get rid excess cell debris. Enzymatic method is based on the usage of enzymes, pectinase, maceroenzyme, which dissolve the middle lamella between the cells. That is the intercellular cement to release the single cells. Once the cells have been isolated, they may be cultured by batch culture or continuous culture, which have been discussed in the detail in the previous chapter. The cell suspension culture can be used for cell suspension का culture किस काम के लिए use हो सकता है? Induction of somatic hybrids, somatic embryos from the shoot, in vitro mutagenesis and mutant selection, genetic transformation, production of secondary metabolite. Or mass cell culture, it involves the large scale culture of the cells in specially designed plant bioreactors. बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लांट बन जाते हैं इसमें मास सेल कल्चर में, and which essentially do not have a stirred as plant cells or shear sensitive. In place of the stirrer, gas is generally bubbled, which provides strong stirring as well as the medium for demand of a high oxygen supply. Mass cell culture are ideal for producing pharmaceutical important secondary metabolite. Protoplast culture में क्या होता है? Protoplast are the plant cells without cell wall and can be isolated from a variety of plant tissues, usually leaves, callus pieces, single cells or pollen grains, by enzymatic method using cell wall digesting enzyme cellulases, hemicellulases, pectinases. Protoplasts are usually cultured by suspension culture in the petri dish. As a protoplast lack cell wall, they can be utilized by using many purposes, various biochemical and metabolic studies, fusion of two somatic cells to produce somatic hybrids, fusion of nucleated protoplast to produce cytoplasmic hybrids and genetic transformation. तो ये somatic culture हो गया. Protoplast fusion, protoplast isolation, this also is done. Protoplast fusion से क्या होता है? Two different plant के जीनोटाइप जब अलग होते हैं, उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने से फ्यूजोजेनिक एजेंट्स जैसे पॉलीथिलीन ग्लाइकोल अगर इसके प्रेजेंस में हम कराएं और या फिर बाय इलेक्ट्रोफ्यूजन कराएं तो हाइब्रिड सेल्स को हेट्रोकैरियोन्स बोला जाता है, एंड दे कैन बी सिलेक्टेड by various methods such as use of different antibiotic markers or fluorescent dyes for two different protoplasts. Then regenerated somatic hybrids from hybrid cells are characterized by morphology and molecular analogues, and this technique offers a unique method to raise new genotypes, somatic hybrid between distantly related plants or hybrids with useful agronomic characters. तो हम डेवलप्ड प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए, यूजफुल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर वाले प्लांट्स को शो कराने के लिए, ग्रो बनाने के लिए, उनकी वैरायटी डेवलप कराने के, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी और साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स भी बनवा सकते हैं. तो ये कुछ टाइप्स हो गए थे कल्चर के. इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स को जब हम कल्चर कर रहे हैं तो उस कल्चर को वही नाम दिया गया है. और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि कल्चर मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं. टाइप्स ऑफ कल्चर्स depending on the explant and types of culture depending on the nutrient composition. ये हमने देख लिया.
यहाँ पर आपको टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी भी का आइडिया देने के लिए शेल्फ्स के अंदर और टेस्ट ट्यूब्स और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर यहाँ प्लांट ग्रो हो रहे हैं, फिर उन्हें ग्रीन हाउस में हार्डनिंग करने के लिए भेजा जा रहा है। टिश्यू कल्चर ग्रीन हाउस में, जेनेटिकली इंजीनियर ग्रीन हाउस, ट्रांसजेनिक ग्रीन हाउस इसे बोलते हैं, इसके अंदर और प्लांट टिश्यू कल्चर रूम से वो बाहर लाए जाते हैं ग्रीन हाउस में। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में। और हमने डिस्कस किया कि स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, कैसे हमने सिट्रस फ्रूट्स के सीड से पहले सीडलिंग्स बनाए और सीडलिंग्स के फिर हाइपोकोटाइल रीजन से वापस बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स के पौधे बना दिए और ग्रो करा दिए। तो दिस अबाउट न्यूट्रिएंट मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ composition. There are nutrient medium which is having all the components ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, ये हमने डिस्कस कर लिया। सॉल्ट्स होंगे, कार्बन सोर्स होगा, विटामिन्स होंगे, अमीनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर, अदर कंपाउंड, हाइड्रोजाइलेट्स होंगे। So with this, I think you have understood about the basics of this chapter, and you already know that there is there are much more in this chapter, and we will be doing that parts further in the next video. So we will be dealing with the topics in the next video, and for till this we have done, and now I would like to end the video here because हमने आज इंट्रोडक्टरी लेसन बनाया, इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको बताया कि किस तरह से प्लांट टिश्यू कल्चर होता है। So for watching the next part of this chapter, you will have to watch the next second video of the plant tissue culture.